ह्यूमन ब्रेन के बारे में चल रहा था और मैंने बताया था कि जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ होता है। बिल्कुल सामने का हिस्सा फोर ब्रेन, बीच का हिस्सा मिड ब्रेन और लास्ट वन बचता है पीछे का हिस्सा जिसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन, है ना। तो 2 ब्रेन मैंने पढ़ा दिए थे, अब मेनली हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की। ठीक है, तो लिखो नंबर 3 डालो हेडिंग हिंड ब्रेन। तो आखिर क्या चीज होती है हिंड ब्रेन और इसके अंदर वो कौन सा पार्ट होता है जो एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्योंकि तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें एक्शंस पढ़ाए थे, इनवॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, तो इस तरह के एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, यानी कि एक्शन तो यही कंट्रोल करता है। तो आखिर कौन सा हिस्सा है इसका जो इन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है और कैसे करता है ये तो खैर हमें नहीं पढ़ना। खैर कुल मिलाकर ये जो ब्रेन होता है ना, हिंड ब्रेन, ये हमारी बिल्कुल पीछे की साइड में होता है पोजीशन, और यहीं से पीछे की साइड से हमारी क्या निकल रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड। कई बार पेपर में आया है कि स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत ब्रेन के कौन से वाले पार्ट से होती है, तो ब्रेन के कौन से वाले हिस्से से शुरुआत होती है स्पाइनल कॉर्ड की? हिंड ब्रेन से। ये बात तुम्हें याद रखनी है। लिखो अब हिंड ब्रेन की एक छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से पहले भाई इसका भी अपना एक नाम है ना, इसको इज्जत पूरी, तो ऐसी बात थोड़ी ना है। इसका नाम होता है रोमेनसेफ्लन, रोमबेन सेफ्लन, है ना। तो बहुत ही बढ़िया नाम है भाई, ध्यान रखना, ऐसे नाम बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। अच्छा ध्यान रखो, ओ से पहले ना एच भी है, रोम्बस वाला होता है ना, वही चीज, छोटा सा एच लगा लेना, है ना। मैंने तो एडजस्ट कर दिया, तुम लोग भी कर दो। रोम्बेनसेफ्लन, ठीक है। तो ये होता है इसका दूसरा नाम, कई बार इस नाम से भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, ज्यादातर इसी नाम से आता है बल्कि, ठीक है। तो लिखो द हिंड ब्रेन, द हिंड ब्रेन कंसिस्ट 3 parts. The hind brain consist 3 parts. Consist 3 parts. लिख लो cerebellum, कॉमा pons varoli, वैरोली बोलो या वैरोलाई बोलो, ठीक है। एंड मेडुला, नाम पे मत हंसो भाई इसके, मेडुला ओब्लोंगेटा, या फिर तुम इसको ओब्लोंगटा भी बोल सकते हो, ओब्लोंगटा भी बोला जाता है, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है, डबल एल आता है। सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोंगेटा, है ना। मेनली मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा सेरिबेलम, है ना, और थोड़ा सा मेडुला का, ठीक है, पोन्स वेरोलाई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें फोर ब्रेन पढ़ाया था, तो फोर ब्रेन में कौन सा वाला हिस्सा होता है? सेरिब्रम। और हिंड ब्रेन में कौन सा वाला हिस्सा होता है? सेरिबेलम। देखो सिर्फ छोटा सा ही फर्क है, वहां पर पढ़ा था सेरिब्रम और यहां पर पढ़ रहे हैं सेरिबेलम, ठीक है। ध्यान रखना, वहां पर जो सेरिब्रम का हिस्सा होता है वो होता है पूरे ब्रेन का 80% पार्ट, मतलब पूरे ब्रेन का कितना एरिया कवर कर रखा होता है सेरिब्रम ने? 80%। और सेरिबेलम ने कितना कवर कर रखा होता है? इसने कवर कर रखा होता है 12.5%। तो पेपर में पूछा जाता है ह्यूमन ब्रेन का वो नाम बताइए या ह्यूमन ब्रेन के उस पार्ट का नाम बताइए जिसने लार्जेस्ट पार्ट कैरी कर रखा होता है, तो तुम्हें आंसर देना है सेरिब्रम। पेपर में पूछा जाता है वो लार्जेस्ट पार्ट कौन से वाले ब्रेन का होता है, तो तुम्हें आंसर देना है फोर ब्रेन का। फिर आता है सबसे छोटे पार्ट का नाम बताइए, तो तुम्हें बताना है सेरिबेलम, ठीक है। वैसे सबसे छोटा तो अलग है, हम ये कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट, है ना भाई। 80% के बाद सेकंड लार्जेस्ट तो यही बचा, क्योंकि इसके बाद जो भी बचेगा वो कम ही होगा, तो सेकंड लार्जेस्ट ये है। और ये पूछा जाता है ये कौन से वाले ब्रेन का पार्ट है, तो तुम्हें जवाब देना है हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये बातें लिखो अब तुम नोट में, नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो द सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। द सेरिबेलम इज द second largest part
of the human brain. The cerebellum is the second largest part of the human brain. Second largest part of the human brain. ब्रैकेट में लिख लेना 12.5%, लगभग 12.5%. तो देखो मेनली अब थोड़ी सी बात करते हैं मेडुला की, है ना. तो एक डॉट बना के लिखो फंक्शंस ऑफ मेडुला, है ना. ध्यान रखना मैंने सिर्फ मेडुला लिखा है, इसका मतलब वही है मेडुला ओब्लोंगटा. ठीक है, तो लिखो इट कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट. हमारा दिल धक धक करता है ना भाई, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम वो कितनी तेजी से कंट्रोल करेगा, कितनी धीमी गति से कंट्रोल करेगा. तुम्हें मालूम है जब हम मेहनत वाला काम करते हैं या फिर हम कहीं से भाग कर आते हैं तो हमारा दिल तेजी से धक धक कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड को कौन कंट्रोल कर रहा होता है उस समय? मेडुला, है ना. तो मेडुला कंट्रोल रखता है हार्ट बीट को. तो लिखो ए पहला फंक्शन, इट कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट. इट कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट. तो ये हार्ट बीट की रेट को कंट्रोल करके रखता है, मतलब उसकी स्पीड को. ठीक है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट कॉमा ब्रीथिंग मूवमेंट्स, है ना, सांस लेना. ब्रीथिंग मूवमेंट्स बोर्ड पे लिख देता हूं, खुद से लिखो तो बहुत ही बढ़िया है. ब्रीथिंग मूवमेंट्स, ठीक है, ब्रीथिंग मूवमेंट्स. लिखो बी दूसरा फंक्शन. तुम्हें मालूम है कि किस तरह से हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारा जो मस्कुलर टिश्यू होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपेंड करती हैं. नहीं समझ में आई ना ये बात कि क्या शब्द मैंने बोला? कि वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. और क्या करती हैं? एक्सपेंड करती हैं. एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना. यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और एक्सपेंड का मतलब है फैल जाती हैं. कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन एक फीचर होता है हमारी मसल्स का. एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक पानी का जग पकड़ा दूं यहाँ पर खाली, तो बताओ तुम्हारे मसल्स की हेल्प से तुमने वो जग पकड़ रखा है खाली, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अगर मैं पानी भरता जाऊंगा और जग वो भारी होता जाएगा, अब तुम्हारी मांसपेशियों में तीव्रता आ जाएगी ना, जोश आ जाएगा कि तुम्हें अब कस के पकड़ना है. क्योंकि अब मुझे बताओ, पहले जब तुमने जग खाली पकड़ रखा था तो क्या प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ा था? मसल्स को ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ा था? नहीं, मसल्स को कम स्ट्रेस लेना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उस जग में पानी भरता जाऊंगा मैं, जग भारी होता जाएगा. अब तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है कि अब तुम्हें प्रेशर ज्यादा ध्यान से लगाने की जरूरत है वरना जग छूट जाएगा. तो तुम्हारे मसल्स क्या होने लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे. और जब रिलैक्स में होते हैं तो हमारे मसल्स एक्सपेंड करने लगते हैं. समझ रहे हो ना? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं था सिकुड़ने लगते हैं, और एक्सपेंड का मतलब ये नहीं था फैलने लगते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है तुम्हारे मसल्स में क्या आ जाता है? स्ट्रेस आ जाता है. और एक्सपेंड का मतलब होता है तुम्हारे मसल्स में क्या आ जाती है? रिलैक्सेशन आ जाती है. तो ये जिम्मेदारी वाला काम होता है ना, किसी चीज को ध्यान से करने का काम होता है. ये जिम्मेदारी का काम कौन संभालता है? मेडुला. ठीक है, कब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब मसल्स को रिलैक्स करना है, इसकी जिम्मेदारी मेडुला की होती है. एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुमने सर पे अपने एक बहुत बड़ा पतीला रख रखा, अपनी हाइट से भी बड़ा पतीला रख रखा है, वो खाली था. तुमने सोचा नॉर्मली पकड़ना ही तो है, खड़े हो जाते हैं पकड़ के, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं धीरे धीरे उसके अंदर पानी भरता जा रहा हूं. बताओ तुम्हारे माइंड पर प्रेशर पड़ेगा ना अंदर ही अंदर कि अब मुझे थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर पतीला भारी होता जा रहा है अब मुझे स्ट्रेस पड़ेगा, है ना. मेरी मसल्स में धीरे धीरे क्या होने लगा? स्ट्रेस होने लगेगा. मेरी मसल्स क्या करने लगेंगी? कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, पूरी बॉडी की, सिर्फ ये नहीं कि हाथों की, पूरी बॉडी की. जब मसल्स के अंदर स्ट्रेस होता है ना तो पूरी बॉडी पर होता है, इस बात का ध्यान रखना. हाँ, कहीं पर ज्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है. फॉर एग्जांपल हाथ में जग ले रखा है तो हाथ की मसल्स पर ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्शन, पूरी बॉडी की मसल्स पर ना के बराबर होगा, बट होगा जरूर, असर पूरी बॉडी पर होगा. क्योंकि कौन सिग्नल भेज रहा है? मेडुला. सारे एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला. तो इसका मेडुला का ध्यान रखना, नाम भी बहुत बढ़िया है. तो लिखो बी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
blood vessels, expansion and contraction of blood vessels, expansion and contraction of blood vessels to regulate blood pressure, to regulate blood pressure। ठीक है, अब लिखो सी। सी के अंदर मैं ना सेरिबेलम का फंक्शन लिखवा रहा हूं, लेकिन सी में ही लिख लो। सी को पढ़ने से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो फंक्शन किसका था, सेरिबेलम का। लिखो लिखो सेरिबेलम कंट्रोल्स ऑल मस्कुलर एक्टिविटीज। सेरिबेलम कंट्रोल्स ऑल मस्कुलर एक्टिविटीज, है ना, यही कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मेडुला भी संभालता है, और सेरिबेलम इनवॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस वगैरह। ठीक है, तो अब हमने एक चीज देखी, चलो पहले से रब कर देते हैं। तो हमने एक चीज समझी कि सेरेब्रम पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, जो किससे बिलोंग करता है, फोर ब्रेन से। सेरिबेलम पूरे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है। 80% से कितने पर आ गया, 12.5% पर। जो पूरे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, जो किससे बिलोंग करता है, हिंड ब्रेन से। मतलब मिड ब्रेन का कुछ है ही नहीं। ठीक है, बेचारे का कुछ नहीं है, नौकर आदमी है वो तो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस तो बनता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम में एक डिफरेंस तो बनता ही है भाई, है ना। एक सब हेडिंग बना दो, लिखो डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, है ना। तो देखो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंस बिटवीन, है ना। तुम लोग पूरा लिखना, कभी ऐसी शॉर्ट में लिख दो, है ना, या फिर अभी लिखना चाहो तो अभी शॉर्ट में लिख सकते हो। टेस्ट में और पेपर में जब भी लिखो तो पूरा लिखिए करो ये सब चीजें। तो एक टेबुलर फॉर्म बना दो। जब भी डिफरेंस बनाओ साइंस के अंदर किसी भी चैप्टर में, तो हमेशा कैसे बनाओ, टेबुलर फॉर्म में। एक में लिखो सेरिब्रम और एक में लिखो सेरिबेलम। लिखो फर्स्ट वन, पहला डिफरेंस तो बहुत ही आसान है। मुझे बताओ ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। ये किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। ये सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है पूरे ब्रेन का, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है पूरे ब्रेन का, है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। लिखो पहला डिफरेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट इज अ पार्ट ऑफ forebrain। It is a part of forebrain। और उस साइड लिखो it is a part of hindbrain। It is a part of hindbrain। It is a part of hindbrain। ठीक है, अब लिखो यहां पर बी पॉइंट, पहले सेरेब्रम के लिए लिखो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग, कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रखा होता है इसने, एरिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूटिंग। इट इज द, ये रहा कॉन्स्टिट्यूटिंग। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 80% ऑफ द ब्रेन। कॉन्स्टिट्यूटिंग 80% ऑफ द ब्रेन। और उस साइड लिखो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सॉरी, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 12.5%। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग
12.5% ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है सोचने की, समझने की जिम्मेदारी, चीजों को पहचानने की, चीजों को याद रखने की जिम्मेदारी यहां पर निभाई जाती है ना। और उस जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग हम कैसे एक्शन करेंगे, हम क्या रिस्पोंड करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसकी जिम्मेदारी यहां पर होती है ना। कहने का मतलब ये, इंफॉर्मेशन पहले आती है यहां पर, उस और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन कहां पर पॉसिबल हो पाती है, यहां पर। ठीक है, तो लिखो थर्ड पॉइंट। तो बेसिकली जो सेरेब्रम होता है वो और कुछ नहीं है, ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब अभी मैं बताता हूं, पहले लिखो सीट ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है कि सारी इंटेलिजेंस, सारी बुद्धि का काम, सारी थिंकिंग पार्ट, सारी इंफॉर्मेशन सेव कार्ड, सब कुछ कहां पर होता है, यहां पर। यहां पर तो एक्शन हो रहे हैं बस, है ना, यहां पर तो एक्शन हो रहे हैं, सारी बातें यहां पर रिकॉर्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं एक्शन। अगर तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही खत्म हो जाए तो तुम एक्शन करोगे नहीं, तुम एक्शन नहीं करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है और क्या एक्शन करना चाहिए, है ना। तुम एक्शन तभी करते हो जब उस बंदे के रिगार्डिंग तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होती है। अगर वो इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है तो तुम एक्शन नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, सामने से अननोन बंदा आ रहा है जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, पहले कभी नहीं देखा, क्या उससे बातचीत करना शुरू कर दोगे, नहीं। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड आ रहा है, तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा फ्रेंड है, क्यों, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में सेव हुई हुई है। तुम जैसे ही वो आएगा तुम तुरंत उससे क्या करोगे, हाय हेलो, है ना, या फिर मार दोगे उसके मुंह पे, मतलब कुछ तो करोगे, है ना। जैसे भी तुम दोस्ती दिखाते हो तो कुछ तो करोगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना वो चला गया उधर से यहाँ से, ना ही वो ऐसे जाएगा आराम से, कुछ तो बोलकर वो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन सेव होती है तभी हम एक्शन कर पाते हैं, बिना इंफॉर्मेशन के कोई एक्शन नहीं करते। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं होती है, ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब सारी इंटेलिजेंसी, सारा थिंकिंग पार्ट, सारी सोचने समझने की और बुद्धि की शक्ति सब यहीं पर है। लिखो सी पॉइंट। यानी कि मैं जो तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये बातें तुम्हारे कहां पर जा रही है, पहले ये बातें जा रही है तुम्हारे सेरेब्रम में, ना कि सेरिबेलम में। समझ रहे हो ना इस चीज को। लिखो, सेरेब्रम is the seat of intelligence and memory. Cerebrum is the seat of intelligence and memory. Is the seat of intelligence and memory. मतलब इंटेलिजेंस और मेमोरी वाली बातें सब यहां पर होती हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। अब लिखो सेरिबेलम में, ये तो सिर्फ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और कुछ नहीं है इसका काम। तो लिखो सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखो अब हमें ब्रेन के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो गई है, और अब हम जरूरत है कि थोड़ा सा नीचे आए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैंने दो पार्ट बताए थे, एक बताया था ह्यूमन ब्रेन और एक बताया था स्पाइनल कोड। वो बात अलग है, स्पाइनल कोड इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे जितना हमने क्या एक्सप्लेन करा है, ब्रेन। स्पाइनल कोड की डेफिनेशन और थोड़ी बहुत उसके बारे में छोटी मोटी बात लिखवाऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो अगला, स्पाइनल कोड। मैंने ये बात जरूर बता दी थी कि स्पाइनल कोड की शुरुआत हमारे हिंड ब्रेन से हो जाती है, यहीं से पीछे से, और नीचे तक जाती है बिल्कुल। इसकी जो शुरुआत होती है बिल्कुल पीछे से हो जाती है और नीचे तक जाती है। तो मुझे बताओ रफली कैसी शेप है इसकी, सिलेंड्रिकल है ना, बताओ सिलेंड्रिकली शेप तो होती है ये। हाँ, इसके बीच में सेगमेंट बनी भी होती हैं इस तरह से। ठीक है, और लगभग 31 पेयर्स, लगभग। ठीक है, 31 कितने पेयर्स होते हैं ऐसे बने हुए, 31 पेयर। मतलब ये हुआ एक स्पाइनल कोड से लगभग कितनी नर्व्स निकलती हैं, 31 पेयर्स।
एक इस साइड से निकलती है नर्व और एक इस साइड से निकलती है नर्व और पूरी बॉडी में फैलती रहती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी किसका हिस्सा है? ब्रेन का। पीछे किससे कनेक्ट हुआ हुआ है? ये हिंड ब्रेन से, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया ना स्पाइनल कॉर्ड। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना, लिखो। इट इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, it is the cylindrical structure and it is about 45 centimeter. It is the cylindrical structure and it is about 45 centimeter. It is about 45 centimeter, है ना। बर्थ से नहीं होती, इतनी लंबी है, धीरे धीरे साइज बढ़ता है इसका, है ना। पेयर्स उतने रहते हैं 31 पेयर्स, है ना। साइज बढ़ता रहता है, बस इंक्रीज नहीं होते। इट इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात तो पता चल गई कि कहां से शुरू हो रही है? हिंड ब्रेन से। लेकिन हिंड ब्रेन के कौन से हिस्से से? सेरिबेलम से, मेडुला से, या फिर मैंने एक और वर्ड लिखवाया था वेरोलाई, है ना। तो ध्यान रखना मेडुला से स्टार्ट होती है। तो ये बातें लिख लो नोट में, लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। इट बिगेन्स फ्रॉम द, बोर्ड पे लिखा हुआ है बिगिंस, इट बिगेन्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगटा, इट बिगेन्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगटा, ऑब्लोंगटा, इट बिगेन्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगटा ऑफ ब्रेन, ऑफ ब्रेन। और कहां तक जाता है? नीचे तक, नीचे तक बढ़ता रहता है। लिखो ऑफ ब्रेन एंड एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स का मतलब होता है बढ़ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है। एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब लिखो नंबर 2 नोट के अंदर ही लिखो 31 पेयर्स, लगभग 31 जोड़ी, मतलब 62, 62, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। क्योंकि ये स्पाइनल कोड से निकल रही हैं तो इनका ना एक नाम होता है स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स arise from spinal cord. 31 pairs of spinal nerves arise from spinal cord. Arise from spinal cord. Arise from spinal cord. तो देखो अब तक हमने एक्सप्लेन करा है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, है ना। अभी तक मैंने प्लांट की बात ही नहीं करी कि प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट भी रिएक्ट करते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलाई, है ना। वो भी अपनी अपनी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हमारी तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये बात कहनी गलत होगी कि बिल्कुल हमारी तरह करते हैं, नहीं। हमारे द्वारा किया गया रिस्पॉन्स, हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी, हमारे द्वारा किया गया रिएक्शन बहुत ही तेज होता है। तुरंत रिस्पॉन्ड जो होता है वो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन प्लांट के अंदर की गई हरकत, प्लांट के अंदर होने वाली मूवमेंट या प्लांट के द्वारा की गई मूवमेंट या एक्टिविटी या रिएक्शन, उसको हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। वो अगर काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं सिर्फ सेल्स की हेल्प से, सिर्फ टिश्यूज की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की हेल्प से। इस बेस पर वो मूवमेंट कर रहे हैं। इसीलिए उनके अंदर होने वाली मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बिकॉज दीज टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर वेरी स्लो।
उनके अंदर ये जो मूवमेंट होती हैं वो बहुत स्लोली होती हैं, लेकिन हम लोगों के पास तो नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो कैसे इंपल्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो कि प्लांट में होने वाली इंपल्स के मुकाबले बहुत तेज होती हैं, बहुत स्पीडीली होती है। तो हमारे अंदर की मूवमेंट तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम बिकॉज दे कंटेन नो एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं होता, बिकॉज नर्वस सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कई बार पेपर में आया है कि प्लांट के अंदर पाई जाने वाली मूवमेंट या होने वाली मूवमेंट स्लो क्यों होती है। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डालना है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन किसका, बोलो। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का पढ़ेंगे अब। तो लिखो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट। तो देखो प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, जैसे कि एनिमल में होता है। क्वेश्चन ये कि अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो मूवमेंट कैसे करते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कमाल कर दिया। ठीक है, वहां पर इनकी ये मूवमेंट सेल्स, टिश्यूज, हॉर्मोन्स की वजह से होती है। अब तुम कहोगे भैया हॉर्मोन्स ये क्या चीज है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो कोई बात नहीं, प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कौन सा हार्मोन किस तरह की मूवमेंट करने में हेल्प करता है, सब पढ़ेंगे। पहले लिखो तो सही, लिखो फर्स्ट पॉइंट। प्लांट्स do not have nervous system. Plants do not have nervous system like animals. मतलब एनिमल की तरह यहां पर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। Plants do not have nervous system like animals for coordination. Like animals for कोऑर्डिनेशन। वैसे भी नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन के लिए ही होता है, और किस लिए होता है ना? लिख लो फिर भी, फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लेकिन वो फिर भी मूवमेंट करते हैं। तो मैं मालूम है प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है सनलाइट के अकॉर्डिंग, प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है उसके विटामिन के अकॉर्डिंग, प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है केमिकल्स के अकॉर्डिंग। अभी मैं पढ़ा दूंगा कैसे कैसे, लेकिन मेरी बातों को ध्यान रखो। प्लांट वाटर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, केमिकल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, गैसेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, वाटर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर सबके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन करता जरूर है, स्लोली करता है, करता जरूर है। तो मुझे बताओ, जब कोई चीज किसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? स्टिमुलाई कहलाती है ना। तो प्लांट के अंदर अगर मैं तुमसे स्टिमुलाई पूछूं तो ऐसा है ना, तुम्हें मालूम है अगर प्लांट की जड़ों को उखाड़कर धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाए तो क्या मूवमेंट होगी? रूट में, रूट्स मुरझा जाएंगी, सारी बेकार हो जाएंगी, है ना, सिकुड़ जाएंगी। तो ये भी क्या है? मूवमेंट। लेकिन अचानक से होगा नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद तुम्हें पता चलेगा इस बारे में। प्लांट को पानी मत दो, नया नया पौधा है उसे पानी मत दो, तुम्हें 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा प्लांट का क्या हाल हुआ। तुरंत पता चलेगा क्या? नहीं। तुमने पानी देना बंद करा 1 मिनट के अंदर, अगले ही मिनट में तुम्हें पता चल गया, ऐसा होगा? नहीं होगा। होगा तो जरूर, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद जाकर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि दे रिस्पॉन्ड टू देयर स्टिमुलाई वेरी स्लोली। ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड तो करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, बट दे रिस्पॉन्ड वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बात नंबर 2 में लिखो। तो लिखो नंबर 2, लिखो स्टिल, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टिल, स्टिल दे कैन रिएक्ट, स्टिल दे कैन react, comma, respond to various environmental stimuli. Still, they can react, comma, respond
to various stimuli, to various environmental stimuli, to various environmental stimuli, various environmental stimuli लिख लो, such as light, water, touch, लिख लो, such as light, water, touch and chemicals, touch and chemicals एटसेट्रा कर लेना, और भी बहुत सारे, है ना। इसमें से मैं एक बता देता हूं, कोई कोई सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मूवमेंट तुरंत हो जाती है। ये मत सोचना कि सभी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसी होती है, स्लोली। एक आध केस ऐसा भी है जहां पर मूवमेंट कैसी होती है, फास्ट। फॉर एग्जांपल छूमुई, है ना। एक प्लांट तुमने सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट, उसका नाम यही होता है, टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में छुई मुई का पौधा। अगर इसको टच कर दोगे ना, ये तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। तुरंत तो नहीं खैर, हाँ, लेकिन 1-2 मिनट में, या फिर हो सकता है 1 ही मिनट के अंदर अंदर तुम एक बार कहीं पर छू कर देखो, तुरंत मुरझा जाएगा और कुछ समय बाद फिर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। मैं एक तरफ तो बोल रहा हूं मूवमेंट होती है स्लोली, लेकिन कुछ गिनी ही चुनी स्पीशीज ऐसी हैं टच मी नॉट प्लांट में जो रिस्पॉन्ड करती है फास्टली। ठीक है, तो एक आध केस तो भाई हर जगह होता है, एक प्रॉब्लम तो हर जगह होती ही होती है। ठीक है, तो यहां पर ये बात लागू नहीं होती कि यहां पर रिस्पॉन्ड स्लोली नहीं हो रहा है, यहां पर ये रिस्पॉन्ड कैसा होता है, फास्टली। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस है, तो इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, अभी फिर से आएगा बाद में टॉपिक। ठीक है, तो प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं कुल मिलाकर। अब लिखो नंबर 3, लिखो प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्सेस, प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्सेस, THEIR, प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्सेस, मतलब वो भी अपने रिस्पॉन्सेस को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना, आपस में मेल जोल रखते हैं। कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई बाय यूजिंग हॉर्मोन्स, अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई बाय यूजिंग हॉर्मोन्स, बाय यूजिंग हॉर्मोन्स, क्योंकि ये हॉर्मोन्स प्लांट को मूव करने में मदद करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं, उसको रिएक्ट करने में मदद करते हैं। इसलिए इन हार्मोन का ना एक नाम होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो, देखो मैं बताता हूँ हार्मोन क्या चीज है। वैसे तो देखो अभी हार्मोन आने वाले हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन किस किस रिएक्शन को करने में हेल्प करते हैं और कैसे, ये सारा टॉपिक आएगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा हार्मोन के बारे में बता देता हूँ। देखो हार्मोन है ना, सब में होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। एनिमल में मैंने हार्मोन की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि वहां पर हार्मोन से मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट किससे होती है, नर्वस सिस्टम से, एनिमल में, सभी एनिमल में। हाँ, लेकिन एनिमल में भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि लड़कों की दाढ़ी निकल आना। अक्सर तुमने देखा होगा ऑयल स्किन, जब हम बड़े होने लगते हैं, जब एडल्ट एज में जाने लगते हैं तो हमारी स्किन ऑयली होने लगती है, ऑयल आने लगता है स्किन पर, आवाज में परिवर्तन आ जाता है ना, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। ये सारे किसकी वजह से हैं, हॉर्मोन्स की वजह से। हॉर्मोन सब में होते हैं। हॉर्मोन क्या होता है, बॉडी के अंदर बनने वाला एक नेचुरल सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। ध्यान से सुनो, हार्मोन कुछ और नहीं होता है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू, ऑर्गन्स के थ्रू नेचुरली बनता है, और नेचुरली बनता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ा कोई भी हो। ठीक है, और यहाँ तक कि प्लांट्स भी हो। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स का मेन काम क्या होता है, प्लांट को वो क्या करवाने में हेल्प करते हैं, रिएक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्ड करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो उसकी मदद करते हैं।
तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है हार्मोन की वजह से होती है, और कौन से हार्मोन कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। तो ध्यान रखना, हार्मोन के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो तुरंत रिएक्ट करे और तुरंत ऑब्जर्व हो जाए, इसीलिए प्लांट के अंदर होने वाली मूवमेंट बहुत स्लो होती है और एनिमल के अंदर होने वाली मूवमेंट फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल के अंदर होने वाली मूवमेंट कौन कर रहे हैं? एनिमल के अंदर ये मूवमेंट करता है नर्वस सिस्टम, और प्लांट के अंदर ये मूवमेंट किसके थ्रू होती है? हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन के थ्रू होने वाली मूवमेंट स्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, बिकॉज प्लांट्स नॉट हैव नर्वस सिस्टम, बिकॉज प्लांट्स हैव नॉट, या नॉट हैव एक ही बात है, बिकॉज प्लांट्स नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स नॉट हैव नर्वस सिस्टम, सो दे कैन नॉट रिएक्ट क्विकली, इसलिए वो क्विकली रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दे कैन नॉट रिएक्ट क्विकली, सो दे कैन नॉट रिएक्ट क्विकली, they react to various stimuli very slowly, so they react to various stimuli, so they react to various stimuli very slowly, various stimuli very slowly, बहुत धीरे। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि प्लांट के अंदर होने वाली मूवमेंट किस प्रकार एनिमल के अंदर होने वाली मूवमेंट से डिफरेंस है। पहली बात, प्लांट के अंदर मूवमेंट करने की जिम्मेदारी हार्मोन्स की होती है, एनिमल के अंदर मूवमेंट करने की जिम्मेदारी नर्वस सिस्टम की होती है। प्लांट के अंदर होने वाली मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है, एनिमल के अंदर मूवमेंट होने वाली जो होती है मूवमेंट वो काफ़ी फास्ट होती है, क्विकली हो जाती है। ठीक है, प्लांट के अंदर क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं होता इसलिए स्लो होती है, वहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है इसलिए फास्ट होती है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया था टच मी नॉट प्लांट है ना, किसी किसी की मूवमेंट फास्ट होती है, तुम्हें तुरंत ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो देखो ये एक्सेप्शनल केस है, तो कई बार पेपर में आ चुका है। उस प्लांट का नाम बताओ जिसमें तुरंत मूवमेंट होती है, तुरंत रिस्पोंड करता है, जैसे टच करोगे ना वैसे रिस्पोंड कर देगा ये 1 मिनट के अंदर अंदर, बस 1 मिनट लगेगा। तो इसके लिए एक नोट बना लो, लिखो नोट के अंदर, कोई पॉइंट मत बनाना, सीधा लिखो नोट में, लिखो सम टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर एग्जांपल, सम टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर एग्जांपल, बोर्ड पे लिखा हुआ है छुई मुई, सम टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर एग्जांपल छुई मुई, और इसको ये भी कहते हैं और टच मी नोट, इसलिए इसका नाम भी क्या है? टच मी नोट, मुझे टच मत करो, टच मी नोट प्लांट, छुई मुई और टच मी नोट प्लांट, टच मी नोट प्लांट ऑफ कौन सी फैमिली, इसकी फैमिली कौन सी होती है? मिमोसा फैमिली। तो लिख लो छुई मुई और टच मी नॉट प्लांट ऑफ मिमोसा फैमिली, मिमोसा फैमिली। पता है हर एक स्पीशीज की ना एक फैमिली होती है, ये मत सोचना उसका परिवार है ना, एक कैटेगरी है। जब मैं तुम्हें डाइवर्सिटी पढ़ाता हूँ 11th क्लास की बायोलॉजी में और 9th क्लास में भी तुम पढ़कर आए हो डाइवर्सिटी चैप्टर 7 है ना, मैं ये मानकर चलूंगा तुमने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रखा है। तो वहां पे तुमने हिरार्की क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो हर एक स्पीशीज की ना एक क्लास होती है। तो ये जो छुई मुई वाला प्लांट है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मतलब इसकी फैमिली कौन सी है? मिमोसा फैमिली। तो ये वाला प्लांट मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, बस ये ध्यान रखो ये किस कैटेगरी से लिया गया है? मिमोसा फैमिली से। ठीक है, लिखो टच मी नॉट प्लांट ऑफ मिमोसा फैमिली। और मिमोसा फैमिली में ना ज्यादातर कौन से प्लांट होते हैं? सेंसिटिव ही होते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेना सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट प्लांट ऑफ मिमोसा फैमिली, ब्रैकेट में लिख लो सेंसिटिव प्लांट।
हाँ, इसके अंदर जो रिस्पॉन्ड होता है वो क्विकली होता है, तो इसी के लिखो अंदर ब्रैकेट क्लोज करके, ब्रैकेट कर दो बंद, अब लिखो शोज वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू टच, शोज वेरी क्विक रिस्पॉन्स, शोज वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू टच, वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू टच। तो बहुत ही जल्दी तेजी से रिस्पॉन्स दिखाता है जैसे हम इसको टच करते हैं।